हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपनी सेकंड बुक पे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड बुक, जो बहुत आसान है, बहुत लॉजिकल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत छोटी सी बुक है, 3 ही चैप्टर है इसके अंदर। आओ जी, आज इसके बारे में बात करनी शुरू करें। बहुत 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 आसान है बुक। शुरू करें? ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्या कहता है? पहले मैं फिर से एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सीए पारसपुरी, आपका अपना अकाउंट्स का टीचर। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? इंपीरियल एकेडमी ऑफ स्टडीज, सीए पारसपुरी, लेक्चर नंबर 1, अकाउंट्स क्लासेस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बुक 2। क्या नाम है? कंपनी अकाउंट्स। 20 मार्क्स की बुक है। 20 मार्क्स की बुक के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है बेटा। हमें 2 चीजें पढ़नी है इसके अंदर। हमें पढ़नी है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। और दूसरा पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। क्या पढ़ना है? सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। मतलब 2 बेसिक चैप्टर है, इन्हें समझते हैं। क्या? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। शेयर सुना है कभी आपने? सुना है कभी? क्या होता है शेयर्स? सर, जो कंपनी इशू करती है, 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में पढ़ा था आप लोगों ने। मैं पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ बात करूंगा इसके बारे में। जो कौन इशू करती है? कंपनी इशू करती है। किसके लिए? कैपिटल के लिए। किसके लिए? कैपिटल के लिए। अभी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ छोटी सी बात करते हैं। क्या होता है जी अकाउंटिंग फॉर शेयर्स? शेयर्स क्या है सर? सोल प्रोप्राइटर खुद पैसे लगाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स पैसे लगाते हैं और कंपनी के अंदर शेयर होल्डर पैसे लगाते हैं। कौन पैसे लगाते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कंपनी से क्या परचेस कर लेते हैं? शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और भागीदारी। टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। क्या शेयर कर लेते हैं कंपनी के साथ हम लोग? रिस्क और उसके रिवॉर्ड्स। बेसिकली 12 to 13 मार्क्स का चैप्टर है ये। 12 से 13 नंबर का चैप्टर आता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इसके अंदर हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, इशू ऑफ शेयर्स और एक पढ़ना है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। एफएफ का मतलब फोर फीचर, आरई का मतलब री इशू ऑफ शेयर। स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, जब कंपनी शेयर्स क्या करती है बेटा? इशू करती है। तो इशू ऑफ शेयर्स, कभी कभी ना पैसे कंपनी सारे एक साथ नहीं मंगाती। कहती है यदि आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो कुछ पैसे अभी दे दो, कुछ बाद में दे देना। कुछ अभी दे दो, कुछ बाद में दे देना। तो क्या होता है बेटा? फोर फीचर होता क्या है? तो लोग शुरू के पैसे तो दे देते हैं पर बाद के पैसे नहीं देते या किसी कारणवश नहीं दे पाते। तो कंपनी इस केस में क्या करती है? कंपनी इस केस में क्या करती है? उन लोगों को कॉल करती है कि भाई साहब, आपने 10 रुपए का शेयर था, आपने 4 रुपए दे दिए पर 6 रुपए रह गए, प्लीज दे दो। एक बार कहती है, 2 बार कहती है, 3 बार कहती है, फिर हार के कंपनी उनके शेयर को क्या कर लेती है? फोरफिट। फोरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेती है, हड़प लेती है। क्या कर लेती है? कमाओ, एक बार दोबारा से बोलो। क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है, हड़प लेती है और आगे चल के किसी और को री इशू कर देती है। क्या कर देती है? री इशू कर देती है शेयर को। सर, इसके बिना ये समझ नहीं आएगा, इसके बिना ये समझ नहीं आएगा। इसलिए बच्चे वो पीछे से कह रहा है सर ये एक ही नंबर का आना है तो छोड़ दो इसे। तो यही करते हैं सीधा। इसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक यही नहीं आता होगा तो ये होगा ही नहीं। इसमें से डैम श्योर, जब से अकाउंट्स बनी है, जब से अकाउंट्स बनी है और जब से 12th क्लास में चैप्टर आया है, तब से 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा शेयर्स का। सर, चॉइस में कुछ आएगा? बिल्कुल, चॉइस में एक क्वेश्चन और आएगा। सर, वो भी शेयर्स का ही होगा, वो भी शेयर्स का ही होगा। इस चैप्टर को करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप ये समझ के चलो, ये 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। आप 8 नंबर को ऐसे समझो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का पेपर है, इनटू में 100, दैट इज 10% ऑफ अकाउंट्स। 10% वेटेज अकाउंट्स की इस क्वेश्चन से है, 10% की वेटेज। और यदि आप टोटल एग्रीगेट की वेटेज की बात करो तो 8/500 कर लेना। 8/500, 8 डिवाइडेड बाय 500, 1.33% के अराउंड आना चाहिए मेरे हिसाब से।
मतलब मोटा मोटी 1.5% ऑफ टोटल ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर छोड़ देते हैं, तब भी छोड़ देते हैं। अरे सुनो ध्यान से, यहां छोड़ दोगे, बीकॉम में तो करना पड़ेगा। मेरी बात समझो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल है, पर मम्मी कसम खाओ इसकी कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, किसी भी क्लास का होमवर्क नहीं छोड़ोगे। ये चैप्टर का यदि आपने बीच में एक भी क्लास छोड़ी, एक भी कॉन्सेप्ट को मिस किया, तो आपका आगे का पूरा चैप्टर स्पॉइल होता चला जाएगा। इस चैप्टर में बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस एक बात रखनी पड़ेगी आपको, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी। यदि आप सिंसियर होकर पंक्चुअलिटी से अपना काम करते रहे तो कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बहुत आसान है, आप सारे क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। पर कहीं आपने कॉन्सेप्ट की क्लास को मिस करना शुरू कर दिया, एक भी कॉन्सेप्ट की क्लास बीच में से मिस हुई तो आगे की पूरी स्टोरी खराब हो जाएगी। तो प्लीज सिंसियर रहना है इस चैप्टर के अंदर। पार्टनरशिप जैसा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है ये। आओ जी क्या कहता है, पढ़ते हैं ध्यान से एक बार। चलो जी, समझ आ गया। 4 फीचर, 8 का एक क्वेश्चन आएगा सॉरी 4 नंबर में भी एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। ये हो गया जी 13 मार्क्स का चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। क्या नाम है अगले चैप्टर का? नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। क्या होते हैं डिबेंचर्स? ध्यान से समझते हैं। डिबेंचर होते हैं लोन, उधार। कंपनी को जब शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब वेरी शॉर्ट टर्म नहीं, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये क्या बेटा? परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक बार इशू कर दिया, लाइफ टाइम शेयर रहेगा कंपनी में, लाइफ टाइम रहेगा ये। और 2, 4, 5 साल, 10 साल के लिए यदि आपको टेम्परेरीली उधार चाहिए बिजनेस के अंदर, तो आप क्या इशू कर सकते हो? डिबेंचर, सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या है ये डिबेंचर? क्या है? आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा इसको। क्या है ये? एक सोर्स ऑफ फाइनेंस। इस डिबेंचर के आगे हमेशा ना कुछ परसेंटेज लिखी रहती है, जैसे 9% डिबेंचर। क्या मतलब है इस 9% डिबेंचर का? और ऐसे लिखा हुआ है फेस वैल्यू। क्या लिखी हुई है बेटा? फेस वैल्यू 100। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि कंपनी ने आपसे 100 रुपए का उधार लिया है, जिसपे कंपनी 9% का इंटरेस्ट हर साल आपको देती रहेगी। कंपनी ने आपसे 100 रुपए का उधार लिया है, जिसपे कंपनी आपको 9% का इंटरेस्ट हर साल देती रहेगी। कब तक? जब तक आपका पैसा वापस नहीं करती। तो बेसिकली हम इस 7 नंबर के चैप्टर के लिए 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला इशू ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर इशू कैसे होता है, डिबेंचर इशू कैसे होता है। और दूसरा रिडम्पशन, ये वर्ड लिखा है मैंने REDM ऊपर, ये पूरा वर्ड है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स मतलब कंपनी अपने डिबेंचर का पैसा क्या कर रही है? वापस कर रही है। कंपनी अपने पैसे, अपने डिबेंचर होल्डर का पैसा क्या कर रही है? वापस, मैच्योरिटी पे वापस कर रही है। किस पे वापस कर रही है? मैच्योरिटी पे। किस पे वापस कर रही है बेटा? मैच्योरिटी पे। सर क्या होती है मैच्योरिटी? मैच्योरिटी का मतलब टेन्योर, मतलब N, 5 ईयर्स। N क्या है बेटा? 5 ईयर्स। कहने का मतलब है कंपनी ने आपसे आज 100 रुपए लिए, कंपनी ने आज आपसे कितने रुपए लिए बेटा? 100 रुपए लिए। कंपनी आपको अगले 5 साल तक 9% इंटरेस्ट देती रहेगी। किसका 9%? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर मतलब कंपनी आपको अगले 5 साल तक इस 100 रुपए का 9%, दैट इज 9 रुपए हर साल देगी अगले 5 साल तक। अगले 5 साल तक कंपनी आपको 9 रुपए का इंटरेस्ट देगी। और 5वें साल में, और 5वें साल के एंड में, और 5वें साल के एंड में आपके 100 रुपए क्या कर देगी? वापस कर देगी, मतलब रिडीम कर देगी। योर डिबेंचर हैज बीन रिडीम्ड। आपका डिबेंचर क्या हो जाएगा? रिडीम हो जाएगा, रीपेमेंट कर देगी कंपनी। गॉट इट? यहां से 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? पक्का?
ठीक है जी, छोटी सी बात और बता देता हूं, शायद आपको अच्छी लगती है। एक होता है शेयर और एक होता है डिबेंचर। शेयर किस पे इशू किया जा सकता है? पार पे और प्रीमियम पे। और डिबेंचर किस पे इशू किया जा सकता है? डिबेंचर इशू किया जा सकता है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। किस पे इशू किया जा सकता है? पार पे। शेयर किस पे इशू किया जा सकता है? पार पे। पार का मतलब होता है 10 का शेयर 10 में, 10 का शेयर 10 में। प्रीमियम का मतलब होता है 10 का शेयर थोड़ा महंगा, मतलब 10 का शेयर 12 में इशू कर दिया, मतलब 2 रुपए हमने लोगों से क्या ले ली? रेपुटेशन चार्ज कर ली। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्टनरशिप में पढ़ते थे ना हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब यही है। पार का मतलब क्या है कि जितने की क्या है बेटा? फेस वैल्यू। जितने की क्या है बेटा? अच्छा याद रखना, शेयर की फेस वैल्यू हमेशा क्या मान के चलते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट होता है? तो 10। और डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या मान के चलते हैं? हमेशा 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 100 रुपीज मान के चलते हैं। जब भी क्वेश्चन क्या होता है बेटा? साइलेंट होता है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मान के चलेंगे कि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। जब भी क्वेश्चन क्या होगा? साइलेंट होगा। ठीक है जी। शेयर इशू कर सकते हैं हम पार पे। किस पे इशू कर सकते हैं? पार पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब फेस वैल्यू जितना और प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा। सर क्या इसको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता? तो आंसर आता है नो, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। आगे सर डिबेंचर जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या मान के चलेंगे कि उसकी फेस वैल्यू कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। आगे चलते हैं। डिबेंचर जो है, डिबेंचर पार पे इशू किया जा सकता है, मतलब 100 का डिबेंचर 100 में। प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है, मतलब 100 का डिबेंचर 120 में। डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, मतलब 100 का डिबेंचर 90 में। दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स के केस में ऐसा होगा, या तो पार पे इशू होगा शेयर, या पार पे या प्रीमियम पे, बट नॉट एट डिस्काउंट। बट डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, किसी पे भी इशू किया जा सकता है। आओ जी बच्चों स्टार्ट करते हैं थ्योरी पढ़नी। ठीक है, थ्योरी को समझना शुरू करते हैं, कंपनी के बारे में समझना शुरू करते हैं। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा मोड्स ऑफ बिजनेस। मोड्स क्या है? 3 मोड्स हैं बेसिकली। पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा क्या? कंपनीज। मैं आपको समझाता हूं, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर्स। ध्यान से समझते हैं। याद है आपको सोल प्रोप्राइटर्स कौन? अकेला मालिक, एक व्यक्ति, पैसा उसका, मतलब कैपिटल भी वही लाएगा, कंपनी को ओन्ड भी वही करेगा और कंपनी की मैनेजमेंट भी वही संभालेगा। मतलब बिजनेस में पैसा उसका, कंपनी बिजनेस में ओनरशिप उसकी, और उसको मैनेज भी वही करेगा, मैनेज एंड कंट्रोल भी वही करेगा। मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय सोल प्रोप्राइटर। सिर्फ यही व्यक्ति काम करेगा। भाई साहब बड़ी लिमिटेशन है इस काम की। इस काम को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास ना इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ना इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं कि वो बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके, मतलब जियो बना दे, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज बना दे, या बहुत बड़े बिजनेस सेगमेंट पे ले जाना बहुत मुश्किल है। ये छोटे बिजनेस होते हैं जनरली। सोल प्रोप्राइटर, मालिकाना हक, पैसा भी उसका, कंट्रोल भी उसका, मैनेजमेंट भी उसकी। ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल, सब कुछ किसका? सोल प्रोप्राइटर, अकेले व्यक्ति का। फिर हमने इस बिजनेस मॉडल को इंप्रूव करने की कोशिश करी। क्या करने की कोशिश करी? इंप्रूव करने की कोशिश करी, और हम आ गए पार्टनरशिप पे।
हमने 11th क्लास में ये पढ़ा, हमने 12th क्लास की पार्टनरशिप में क्या पढ़ा कि पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? पार्टनर्स होते हैं। हाँ, इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक की बजाय मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो एक की बजाय 50 लोग पैसा लेके आएंगे तो पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक चीज। ह्यूमन रिसोर्स आएंगे, यदि 50 पार्टनर आएंगे तो फिर 100 हाथ आएंगे काम करने वाले, 100 हाथ आएंगे काम करने वाले, तो बिजनेस और बड़ा हो जाएगा, बिजनेस के विंग्स और बड़े किए जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां क्या थी? पार्टनरशिप। पर यहां पे भी एक चीज थी, ओन्ड कौन कर रहा था? पार्टनर। मैनेज कौन कर रहे थे? पार्टनर। कंट्रोल कौन कर रहा था? पार्टनर। वाह भाई वाह, दोनों में एक सिमिलरिटी थी, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनर्स। बट कंपनी में एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का चीज है। अब समझना, ध्यान से समझना, कंपनी में ना 2 चीजें बड़ी अलग अलग होती हैं। एक होती है ओनरशिप और एक होती है मैनेजमेंट। अब ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चे ना पता क्या करते हैं, जल्दी टीचर्स क्या करते हैं, सीधा चैप्टर शुरू करा देते हैं कि चलो एंट्रियां लिख लो, ये एंट्री लर्न कर लो और क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। अरे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। चीज को समझना, चीज के बारे में पता होना, क्योंकि ऐसा होता है जब आप बड़े होते हो, इंटरव्यूज में जाते हो, तो वो आपसे ना वो रटी रटाई एंट्रियां नहीं पूछना चाहते, वो ये समझना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी चीज को समझ के आए हो। रट के तो सभी आए हैं। यदि 98 नंबर आए हैं, यदि किसी इंटरव्यू में या किसी एग्जाम में उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि 80% से ऊपर वाले बच्चे ही इस एग्जाम में या इस इंटरव्यू में आएंगे, तो बट ऑब्वियस है कि सारे के सारे वहां कौन बैठे होंगे? 80% वाले, 90% वाले, 100% वाले। तो एंट्रीज तो सबको आती होंगी, क्वेश्चन करना तो सबको आता होगा। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा आपसे? वो बेसिक चीज, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको समझना बहुत जरूरी था, और हम सभी लोग उसको स्किप करके ना सीधा एक बात बोलते हैं, सर चैप्टर शुरू करो, सीधा एंट्री शुरू करो, सीधा क्वेश्चन शुरू करो, फटाफट कराओ, ये सारी बात छोड़ो। पर बेटे प्लीज पेशेंस से बैठो और मेरी सारी बात को ध्यान से सुनो। मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर एक और, नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट लेक्चर हो एक और, सिर्फ थ्योरी पे ही डिवोट करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि 1 या 2 नंबर की थ्योरी भी तो आ सकती है। सर 2 नंबर के लिए इतना सुनना पड़ेगा? बेटे हाँ, मैं आपको फिर वही एक ही बात कहूंगा, 90 लाना, 95 लाना, 94, 95 तक लाना बहुत आसान है, और हर साल मेरे बहुत सारे बच्चों के 95 मार्क्स आते हैं। पर 95 से ऊपर जाना ना, ये आपके अपने एफर्ट्स हैं कि आप चीजों को, एक एक नंबर की चीज को भी कितनी बारीकी से पढ़ते हो, समझते हो, करते हो, सो दैट कि आपके पूरे 100, 98, 99 आए। 95, 96 बहुत इजी है, बहुत इजी है। वो आखिरी के 4-5 नंबर जो है ना बेटा, वो लेने सच में बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको एकदम ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, आपको एक एक चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, तो ही आप उन चीजों को कवर अप कर पाएंगे। आओ जी चलो शुरू करते हैं, भावुक मत कर दिया करो बीच बीच में। आओ, कंपनी, सर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में सब कुछ हमारी मर्जी से चलता था, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर ओनरशिप किसी और की होती है और मैनेजमेंट किसी और की होती है। मैनेजमेंट बाय द प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट बाय द प्रोफेशनल्स। यहां पे जो ये कंपनी, मान लो ये कंपनी किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो इसकी फैक्ट्री में कौन होगा? सर इसकी फैक्ट्री में बीटेक एंड एमटेक इंजीनियर्स होंगे, जो प्रोडक्शन मैनेजर होंगे। इस लेवल के व्यक्ति काम कर रहे होंगे, इस लेवल के व्यक्ति काम कर रहे होंगे। इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन होगा? इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, एमकॉम्स होंगे, वो सारे के सारे फाइनेंशियल्स होंगे, ठीक है। इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन होगा? इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एमबीए होंगे, जिन्होंने आईआईएम से एमबीए की होगी। तो ये उन धुरंधरों के साथ अपने बिजनेस की मैनेजमेंट सौंप देते हैं। प्रोडक्शन किसको सौंप दी? प्रोडक्शन किसको सौंप दी?
सर प्रोडक्शन सौंप दी बीटेक एमटेक वालों को, इंजीनियर्स को, जो फैक्ट्रीज को, मशीन्स को सही से ऑपरेट कर पाते हैं। अकाउंट्स किनको सौंप दिया? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमकॉम, उस प्रोफेशनल लेवल के लोगों को, सीए, सीएस, सीएमएस लोगों को। मार्केटिंग किसको सौंप दी? एमबीए वालों को, जिनको प्रोडक्ट को बेचना बनाना सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। ये क्या करेंगे? ये बेस्ट प्रोडक्ट बना के देंगे। ये क्या करेंगे? अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट बना के देंगे। ये क्या करेंगे? ऐसी मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल मार्केट में हाई हो जाए। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? कंपनी के लिए फाइनेंस के रिसोर्सेज लेके आएंगे, बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, व्यापार में, धंधे में जितने पैसे की जरूरत है वो सब ये प्रोवाइड करवा के देंगे। अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज, सीएमएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो मैनेजमेंट तो बड़े प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाई जाती है, पर ओनरशिप कोई भी ले सकता है। रिक्शा चलाने वाला भी कंपनी का मालिक हो सकता है, पर मैनेजमेंट में हाथ नहीं होगा उसका। कंपनी को ये लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, इनके कुछ डिसीजंस इनके भी होते हैं। मालिक हैं तो इनके भी डिसीजंस हैं, इनके डिसीजंस भी कंसीडर किए जाएंगे। पर सर मालिकाना हक किसी के पास भी चला जाएगा। सर मैं किसी कंपनी का मालिक कैसे बन सकता हूं? सर मैं किसी कंपनी का मालिक कैसे बन सकता हूं? आओ जी मैं आपको समझाता हूं कि मैं किसी कंपनी का मालिक कैसे बन सकता हूं। आओ जी समझने की कोशिश करें। ऐसा हुआ मेरे को मन में एक आइडिया आया कि यार अब धीरे धीरे ना एनालॉग और डिजिटल वॉचेस का जो जमाना है ना वो खत्म होता चला जा रहा है। अब तो बैंड्स की बारी है और स्मार्ट वॉच की बारी है। तो हमने सोचा कि चलो यार हम एक कंपनी खोलते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज आ गई, नॉइस आ गई, ओप्पो की फिट वॉच आ गई, आपके फॉसिल सबसे बढ़िया ब्रांड है, इवन अब तो टाइटन ने भी, एचटीएम ने भी, बहुत सारी कंपनीज ने वॉचेस लानी शुरू कर दी। तो हमने भी सोचा कि चलो हम भी एक कंपनी बनाते हैं और हम क्या बनाएंगे? स्मार्ट वॉचेस एंड डिजिटल वॉचेस बनानी शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो हमने पूरा हिसाब लगा लिया कि भाई साहब 10 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? The total cost of the investment or project is ₹10 करोड़। मैंने अपनी पॉकेट चेक करी, अपने बैंक अकाउंट चेक करे, अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट चेक करे, भाई मेरे पास तो नहीं थे 10 करोड़। मैंने अपने 3 दोस्तों से पूछा जो मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, उनसे पूछा। मैं कहा भाई चलो हम चारों मिलके ना 2.5 करोड़ लगाते हैं और चारों बिजनेस कर लेते हैं। कह रहे भाई हमारे पास भी 2.5 करोड़ नहीं है। कह रहे सर आपके पास है? नहीं मेरे पास भी नहीं है। ठीक है आओ चलो। तो 10 करोड़ नहीं इकट्ठे हुए। तो मैंने कहा यार काम तो करना है, बिजनेस तो करना है और यही करना है, और 10 करोड़ से ही करना है, छोटा भी नहीं शुरू करना, बड़ा बिजनेस शुरू करना है एक ही बार में। तो हम कहां पहुंचे? हम इस पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेके, इस पूरी रिपोर्ट को लेके, पूरे प्रोजेक्ट को समझाने लोगों को निकल पड़े। हम मार्केट में निकले, हम पहुंचे जनरल पब्लिक के पास, जन के पास पहुंचे, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे। हमने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया कि सर आप मेरी कंपनी में मालिकाना हक ले लो। सर क्या बनाओगे? हम बना लेंगे भाई इंपीरियल वॉचेस। हम इंपीरियल वॉचेस का बिजनेस शुरू करेंगे और मुझे 10 करोड़ चाहिए। सर लोगों की जेब में पड़े 10 करोड़, कैसी बहकी बातें कर रहे हो? वो बच्चे कह रहे हैं सर कैसी बात कर रहे हो? नहीं बेटे नहीं, लोगों को हम ये नहीं कह रहे आप हमें 10 करोड़ दे दो। हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमें 10 करोड़ दे दो। हम तो लोगों को कह रहे हैं आप 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। वो हंस रहा पीछे से, कह रहा सर 10 रुपए से 10 करोड़ का बिजनेस कैसे शुरू होगा? मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ लोग इकट्ठे करने हैं। लोग हो गए, बहुत सारे हो गए, ऐसे 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 ऐसे, बहुत भीड़ इकट्ठी करनी है। ये 1 करोड़ लोग, कितने बेटा? 1 करोड़ लोग 10 रुपए दे देंगे। 10 रुपए, कितने रुपए? 10 रुपए। कितने रुपए बेटा? 10 रुपए ईच। तो मेरे पास 10 करोड़ हो जाएंगे।
मतलब ये 1 करोड़ लोग कह रहे सर 1 करोड़ लोग कहां से आएंगे? भाई साहब ऑफिशियली 125 और अनऑफिशियली 150 करोड़ के देश की आबादी में रहते हो। क्या 1 करोड़ लोग हाथ नहीं लगेंगे? क्या 1 करोड़ हाथ नहीं लगेंगे? 1 करोड़ लोग आपको सिर्फ 10 रुपए दे दें, 10 रुपए, देखो 10 रुपए दे दें तो आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 10 करोड़। और अब आप बिजनेस कर पाओगे। ये 10 रुपए देने वाला एक चाय वाला हो सकता है, एक न्यूज़पेपर वाला हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, एक कारपेंटर हो सकता है, कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी ना चाहिए, कोई शादी थोड़ी ना करवाना है कि क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं भाई। 10 रुपए दे दो, 10 रुपए, और मेरी इस इंपीरियल वॉचेस में क्या ले लो? मालिकाना हक ले लो। क्या ले लो? मालिकाना हक ले लो। वो बच्चा पूछ रहा है सर 1 से ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं? 1 से ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल खरीद सकते हैं भाई, मोस्ट वेलकम। 1 से ज्यादा शेयर खरीद लो भाई। तो फिर तो मुझे 1 करोड़ लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कुछ लोग जो मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे वो 1 की बजाय 10 की बजाय 100 शेयर भी खरीद लेंगे तो नंबर ऑफ लोगों की जरूरत और कम हो जाएगी। खैर मान लो चलो 1 करोड़ अलग अलग लोगों ने मेरा 10 रुपए का क्या ले लिया? शेयर ले लिया। इन लोगों ने मेरी कंपनी में ओनरशिप ले ली। क्या ले ली बेटा? ओनरशिप। एंड 10 रुपए को इन्वेस्ट करने को ही क्या बोला जाता है? शेयर। क्या बोला जाता है? शेयर। अब सर इस शेयर का क्या मतलब है? बहुत बार मैम कहती है शेयर 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 शेयर। शेयर का मतलब है टू distribute the risk and rewards of the companies। मतलब हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसको? रिस्क को और रिवॉर्ड को। मेरी बात समझो, ये 10 करोड़ रुपए सिर्फ यदि एक सोल प्रॉप्राइटर लगाता और कल को बिजनेस फ्लॉप हो जाता, ना चल पाता, भाई साहब सुसाइड करने की नौबत आ जाती इस बंदे पे। मेरी बात समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब ध्यान से सुनो, यही 10 करोड़ रुपए यदि पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स को लगाना पड़ता, 2.5 करोड़ रुपए, और तब बिजनेस ना चलता तो सर तब भी भाई साहब कितनी दिक्कत हो जाती। तब भी 2.5 करोड़ भी कम थोड़ी ना होता यार। ठीक है, आगे ये 10 करोड़ रुपए अब कितने लोगों ने लगाया? कंपनी की शेप में हमने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाया। कितने लोगों से इन्वेस्ट करवाया? 1 करोड़ लोगों से सिर्फ 10 रुपए लगवाए। तो कितने पैसे हो गए बेटा? 10 करोड़ रुपीस हो गए। 1 करोड़ लोगों ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो कितने पैसे हो गए बेटा? 10 करोड़ रुपीस हो गए। कितने पैसे हो गए बेटा? 1 करोड़ लोगों ने 10 रुपए लगाए तो कितने हो गए? 10 करोड़ हो गए। रिस्क क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक सिंगल शेयर होल्डर पे कितने रुपए की रिस्क है? 10 रुपए की। भाई कंपनी चले ना चले क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने बेटा रिलायंस को भी 10 रुपए यही सोच के दिए थे, क्या फर्क पड़ता है? आज उनका शेयर 1600, 1700, 4000, 5000। एक टाइम में लोगों ने एमआरएफ को भी, एमआरएफ का नाम सुना है जो टायर्स बनाते हैं, क्या नाम है इसका? मद्रास रबड़ फैक्ट्री। एमआरएफ को भी ऐसा ही पैसा दिया था, 10 रुपए। क्या फर्क पड़ता है यार, कर दिए इन्वेस्ट। आज वो शेयर कितने का है? 75,000 का। मेरे पास भी 4 पड़े हैं 75, 3 लाख के 4 शेयर पड़े हैं मेरे पास भी। मेरी बात समझ रहे हो? लोगों ने टाटा टी को 2 रुपए का शेयर खरीदा था, आज 700 रुपए का शेयर है। तो इस प्रकार से लोगों ने ऐसे इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 रुपए। पर ये जिन लोगों ने इनिशियली शेयर्स ले लिए थे, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में। मेरी बात समझ रहे हो? आगे और बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास सुनाने के लिए आपको। गॉट इट? इसका मतलब रिस्क क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि 10 करोड़ रुपए कितने लोगों ने लगाए? 1 करोड़ लोगों ने 10 रुपए लगाए तो 10 करोड़ हो गए। खैर बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस क्या हो गया? शुरू हो गया। और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ गया 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब 20% ऑफ 10 करोड़, दैट इज 2 करोड़ रुपीस। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट है पहले साल का। पता क्या कह रहा है ये एक व्यक्ति? ये 2 करोड़ मेरे हैं। हम हंसने लग गए। मैं कहा 2 करोड़ तूने अकेले ने लगाया बदतमीज?
क्या 2 करोड़ रुपए तूने अकेले ने लगाए हैं? 2 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो इस कंपनी का है, और इस कंपनी के कितने मालिक हैं? 1 करोड़ मालिक है। तो ये जो 2 करोड़ का प्रॉफिट है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? सभी मालिकों में, सभी शेयर्स में। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर ने कितने पैसे कमाए। यदि पूरी कंपनी ने 2 करोड़ रुपए कमाए, यदि पूरी कंपनी ने 2 करोड़ कमाए, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? 2 करोड़ लिख दूं पूरा? 200 लाख, 200 लाख हो गए। तो इस कंपनी में मालिक कितने हैं? सर इस कंपनी में 1 करोड़ मालिक हैं, तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मालिकों से, नंबर ऑफ शेयर से। कितना आ गया? 2 रुपए पर शेयर। क्या आ गया बेटा? 2 रुपए पर शेयर। इसका मतलब मेरे साथ बोलो, 2 करोड़ रुपए कमाए कंपनी ने, पर हर एक के हाथ में कितने रुपए पहुंचे? हर एक के हिस्से के कंपनी ने कितने रुपए कमाए? 2 रुपए। इसी को कहते हैं शेयर। मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। देखो शेयर क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। रिस्क बढ़ गई कि भाई 10 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति को या कुछ 50 लोगों को नहीं लगाने पड़े, ये 10 करोड़ रुपए लगाने वाले कितने लोग हैं? 1 करोड़। यहां रिस्क क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर कल को जब कंपनी ने इस पैसे से बिजनेस किया, कंपनी ने जब इस पैसे से बिजनेस किया और 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो वो 2 करोड़ का प्रॉफिट भी क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किनको? रिवॉर्ड्स को। किनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? रिवॉर्ड्स को। और कंपनी ने हर शेयर के लिए, हर एक शेयर के लिए कितने रुपए कमाए बेटा? 2 रुपए कमाए। क्या यहां तक सबको समझ में आता है? क्या यहां तक सभी लोगों को समझ में आता है बेटा सारे का सारा? हाँ जी। तो बात समझ आ गई। कंपनी की शेप में 10 करोड़ लगाए किसने? मालिकों ने। पर कंपनी में देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मालिक है तो इनके डिसीजंस नहीं है, इनके डिसीजंस भी हैं, पर रेगुलरली जो डे टू डे ऑपरेशंस के डिसीजंस हैं वो इनके नहीं है। कि फैक्ट्री कैसे चलेगी, अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे होंगी, मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, ये सभी चीजें ना ये मैनेजमेंट संभालती है, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से संभालती है, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन बड़ी अच्छी होती है। मेरी बात समझो। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पापा ने बिजनेस शुरू किया या पापा के पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू किया, वो इतना अच्छा नहीं चला पाए, पर जब कोई प्रोफेशनल कंपनी ने आके उस चीज को काम को किया तो बहुत अच्छा कर लिया। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जब मैं छोटा सा था तो टीवी शॉपिंग 18 करके ना एक चीज थी, जिसपे आप ना ऑनलाइन सामान मंगा सकते थे। ऑनलाइन क्या मंगा सकते थे? सामान मंगवा सकते थे। वो कंपनी नहीं चली, पर भाई फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जब ये लोग आ गए तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली तरीके से काम किया और इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छा सेटअप कर लिया। तो जब बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल्स मैनेजमेंट को संभालते हैं ना, तो उस बिजनेस की चलने की और अच्छे प्रॉफिट्स होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती हैं बेटा? बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा जल्दी सभी लोगों को बिजनेस ऐसे ही करना चाहिए। और एक चीज और होती है इसमें बेटा कि ना जो वेल्थ है ना, वेल्थ वो किसी एक परिवार के हाथ में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में या चंद पार्टनर्स के हाथ में नहीं जा रही। वो वेल्थ इकोनॉमी में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होती चली जा रही है। इकोनॉमी में दोबारा से क्या होती चली जा रही है? डिस्ट्रीब्यूट होती चली जा रही है। सब चीजों के बहुत मायने हैं बेटा। जब आप कभी इंटरव्यू में बैठे होगे ना, देखो आप अपने कभी फ्रेंड से बात करना, वो कहेंगे आप कहना शेयर्स, वो कहेगा भाई साहब एक कागज का टुकड़ा होता है, कंपनी इशू करती है, सर वो बुक में लिखा हुआ है, हम भी पढ़ लेंगे, पर एक्चुअली में उसके बारे में समझना और उसकी चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारे लॉ ने क्यों बनाया कंपनी कि भाई साहब वेल्थ क्रिएशन जो है ना वो चंद लोगों के हाथ में ना रह जाए, वेल्थ क्रिएशन कुछ लोगों के हाथ में ना चली जाए। मतलब सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, मान लो यदि इस और इस तरीके से बिजनेस होता, इस और इस तरीके से बिजनेस होता सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से, तो सिर्फ चंद लोग ही अमीर होते। पर कंपनी के केस में क्या हुआ? सभी लोगों को बिजनेस करने का मौका मिला।
एक बात समझो, यदि कंपनी बिजनेस कर रही है तो एक चाय वाला भी तो बिजनेस कर रहा है, एक कॉबलर, एक बार्बर, एक शॉपकीपर, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, जो लोग अपने अपने प्रोफेशंस को तो कर रहे हैं, साथ में कंपनी में बिजनेस भी कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। यदि कंपनी ग्रो करेगी, यदि कंपनी ग्रो करेगी तो ये लोग भी तो ग्रो करेंगे। यदि आज एमआरएफ ग्रो करी तो सर 3 लाख रुपए मेरे भी तो हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? यदि हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रो करी तो मैं भी ग्रो करा, यदि रिलायंस ग्रो करी तो मेरे पापा भी ग्रो करे, क्योंकि रिलायंस के शेयर मेरे पापा ने ले रखे थे, बहुत सस्ते लिए थे, और अभी भी है हमारे पास कुछ 20-50 शेयर, काफी अच्छे रेट हो गए अब तो। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम सब लोग भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कंपनी के साथ साथ। तो बहुत अच्छा मॉडल है बिजनेस को करने का। बिजनेस को कर कौन रहे हैं? प्रोफेशनल्स। प्रॉफिट किन को आ रहा है? मालिकों को। अब समझो, बहुत लोगों को लगता है कि वो जो टाई वाई सूट वूट पहन के कंपनी के अंदर जाते हैं ना, वो कंपनी के मालिक होते हैं। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि वो कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के सीएफओज, कंपनी के एमडीज, कंपनी के जो भी हायर पोस्ट पे लोग आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो, वो कंपनी के मालिक होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वो कंपनी के मालिक नहीं होते सर। वो थोड़ी ना कंपनी के मालिक। कंपनी का मालिक तो कौन है? ये तो कंपनी के एम्प्लॉई है। कंपनी का असली मालिक तो ये रहा, जिन्होंने 10-10 रुपए देके कंपनी का क्या खरीद रखा है? शेयर। ये मालिक है जो बेचारे फटे पुराने कपड़ों में अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं। कोई टेलर हो सकता है, कोई बार्बर हो सकता है, तो ये सब लोग हैं कंपनी के मालिक। ये थोड़ी ना जो सूट बूट लगा, टाई लगा के जाते हैं, ये तो एम्प्लॉय है कंपनी के। ये तो सिर्फ वहां पे क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। पर देखो कितना खूबसूरत मॉडल है बिजनेस का। ओनरशिप किसी के पास, मैनेजमेंट किसी के पास। मैनेजमेंट उनके पास जो प्रोफेशनल्स हैं, ओनरशिप उसके पास जिसके पास पैसा है लगाने के लिए, जिसके पास 10 रुपए है लगाने के लिए। और हमने कौन से 10 करोड़ मांग लिए? अब देखो, रिस्क भी नहीं है। रिस्क भी क्या है? बहुत छोटी सी रिस्क है, 10 रुपए की तो रिस्क है। पर पर्सन रिस्क कितनी है? 10 रुपए। पर हाँ सर, फिर रिवॉर्ड्स भी तो 2 रुपए ही है। बात तो यार 10 रुपए लगा के 2 रुपए मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? यदि आपको अच्छी पोटेंशियल लगता है कंपनी में तो आप ज्यादा शेयर खरीद लो, कंपनी ने मना थोड़ा ना किया है। गॉट इट? इतनी बात सबको समझ में आती है? ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम अपना कवर अप करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास से। इसकी ऑफिशियल थ्योरी पढ़नी शुरू कर देंगे। किसके बारे में? कंपनी के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे सारी की सारी, कि कितने टाइप की कंपनी होती है, क्या होता है, कैसे होता है। फिर एक क्लास लगाएंगे शेयर्स पे, कि शेयर्स क्या होते हैं। फिर हम अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।